हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी कामतानाथ जी के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है, संक्रमण। इस कहानी का देश विदेश में अनेक बार मंचन हो चुका है। ये पिता और पुत्र के द्वंद्व को सामने लाती है। प्रचलित शब्दावली में ये जनरेशन गैप को अपना विषय बनाती है। ये कहानी जनरेशन गैप, ओल्ड फैशन, न्यू फैशन, पाश्चात्य संस्कृति, इन चीज़ों की वास्तविकता को बताती हुई कहानी है और कहानी को 3 बयान के रूप में लेखक ने प्रस्तुत किया है। पहला बयान पिता का, दूसरा और तीसरा पुत्र और माता का है। तो कहानी शुरू करते हैं पहले बयान के साथ। बयान पिता का पहला और पिता द्वारा कहा जाता है, कहो तो स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दूं, ये घर बर्बाद होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। जिंदा हूं इसलिए देख देख कर कुढ़ता हूं। इससे अच्छा था मर जाता, या फिर भगवान आंखों की रोशनी छीन लेते, वही ठीक रहता। न अपनी आंख से देखता, न अफसोस होता। मुझको क्या, मेरी तो जैसे तैसे कट गई। क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए। बाप मरे थे तो पूरा 1,500 का कर्ज छोड़कर मरे थे, और यह आज से 40-45 साल पहले की बात है। उस जमाने का 1,500 आज का 1.5 लाख समझो। लेकिन एक एक पाई चुकाई मैंने। माँ के जेवर सब महाजन के यहाँ गिरवी थे, उन्हें छुड़ाया। जवान बहन थी शादी करने को, उसकी शादी की मानता हूँ। लड़का बहुत अच्छा नहीं मिला था। बिजली कंपनी में मीटर रीडर था, लेकिन आज बेटे बेटियां अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। फूल कर कुप्पा हो रही है। पूरी सेठानी लगती है। मकान तो अपना है ही, बिजली फ्री सो अलग। जितना चाहो जलाओ। तीन तीन कूलर चलते हैं गर्मियों में। जाड़ों में हर कमरे में हीटर। तनख्वाह से ज्यादा ऊपर की आमदनी होती है। 2 गाड़ियां हैं, एक स्कूटर और एक मोटरसाइकिल। शादी हुई थी तो साइकिल भी नहीं थी घर में। इसी को कहते हैं भगवान जिसको देता है छप्पर फाड़ कर देता है। बाबू के मरने के बाद माँ 10 साल तक और जी। कभी साल 2 साल में 10-5 दिनों के लिए बड़े भाई के यहाँ गई हो तो गई हो, नहीं तो मेरे पास ही रही। क्या मजाल है कि कभी खाने पहनने की कोई तकलीफ हुई हो। जब तक जी, साल में एक जोड़ा धोती और घर के खाने के अलावा एक पाव दूध ऊपर से बांधा था। जब जब बीमार पड़ी हमेशा डॉक्टरी इलाज कराया, वह भी एलोपैथी। ये नहीं कि 4 आने की हेमोपैथी की या बैजी की पुड़िया मंगा कर खिला दी हो। मरने से पहले तो पूरे 1 महीने अस्पताल में भर्ती रही। बीवी के जेवर तक गिरवी हो गए थे। 1,500 लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन के, बोतलों खून और ग्लूकोज चढ़ा, सो अलग। मगर कैंसर का इलाज तो आज तक नहीं निकला। उस जमाने में भला क्या होता। चाहता तो यहीं रफा दफा कर देता, लेकिन नहीं। कानपुर ले गया गंगा जी। पूरी मोटर गाड़ी किराए पर की। 50 की 55 आदमी साथ गए होंगे। दाह संस्कार के बाद सबको चाय पानी कराया। लौटकर 10वां 13वीं की। ब्राह्मणों को भोज दिया, दान दक्षिणा दी। 1 साल बाद बरसी की, जिसमें 100 आदमियों से कम ने क्या खाना खाया होगा। कहने को तो बड़े भाई भी थे, रस्म अदायगी के लिए आए भी, लेकिन क्या मजाल की एक ढेला खर्च किया हो। जबकि तनख्वाह मुझसे दूनी नहीं तो ड्यूटी तो होगी ही। घर का ख्याल तो उन्होंने बाबू के जिंदा रहते नहीं किया, तो माँ के मरने पर क्या करते। शादी के 6 महीने के भीतर ही घर छोड़कर चले गए थे। बाबू तब तक रिटायर हो चुके थे। कुंवारी बहन थी जवान, लेकिन बाबू की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने एक जवान नहीं कहा कि घर छोड़कर क्यों जा रहे हो, बल्कि भाभी के दहेज का सारा सामान, जेवर गहना, कपड़ा लत्ता, बर्तन भांडा, एक एक चीज गिना कर सहेजा दी। माँ जरूर कुछ रोई धोई, लेकिन बाबू ने उन्हें डपट दिया। जिस आदमी को अपनी तरफ से माँ बाप का ख्याल नहीं, उस पर किसी के रोने धोने का क्या असर पड़ेगा। मैं अभी जिंदा हूं, एक लड़का भी और है, सो तुम न रांड हुई हो न निपुती।
काहे की चिंता है तुमको? माँ चुप हो गई। बड़े भाई ने झुककर माँ और बाबू के पैर छुए और सामान से लदे ट्रक पर बैठकर चले गए। क्या मजाल कि बाबू ने कभी उनका नाम भी लिया हो पलटकर। मैं तो उस वक्त बीए में पढ़ रहा था। बाबू के पेंशन से घर चलता था, लेकिन धीरे धीरे दिक्कत पड़ने लगी तो वह एक दुकान पर मुनीमगिरी करने लगे। मैंने भी ट्यूशनें शुरू कर दी थी, तब कहीं घर का खर्च चल पाया। मैं एमए में था कि बाबू अचानक चल बसे। शाम को दिल का दौरा पड़ा, रात होते होते प्राण त्याग दिए। पेंशन भी आधी रह गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और ट्यूशनें करने लगा। सुबह निकलता तो रात 10 बजे लौटता। 6-6, 7-7 ट्यूशनें एक वक्त में करता था। जवानी इसी तरह कट गई। जवानी क्या, बचपन में भी कभी कोई सुख नहीं भोगा। बाबू रेलवे में मामूली नौकर थे। तनख्वाह की इतनी नहीं थी कि अल्ले तल्ले होता, और स्कूल जाते समय माँ बासी रोटी में घी नमक लगाकर दे देती, वही खाकर चला जाता। जेब खर्च किस चिड़िया का नाम है, कभी जाना ही नहीं। बस कभी चौथे छठे पासा की अदन्ना मिल जाता, उसी को गनीमत समझा, नहीं तो खाली हाथ हिलाते कंधे पर बस्ता लादे चले जाते रहे। शुरू में पाठशाला में पढ़ा, नंगे पांव, बगल में तख्ती और हाथ में बुदका। उसके बाद स्कूल जाने लगा। 2 मील से क्या कम रहा होगा, मगर किसी सवारी की बात मन में भी नहीं आई। हाँ, इंटर में पहुंचा तब जरूर डरते डरते माँ से कहा कि पिता से कहें कि साइकिल दिला दें। साइकिल कॉलेज जाने में थक जाता हूँ। कॉलेज था भी खासा दूर। शुरू में पिता ने टाल दिया, लेकिन जब खुद देखा कि कॉलेज से आकर निढाल होकर बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ, तो माँ के बार बार टोकने पर साइकिल खरीद दी, वह भी सेकंड हैंड, नीलामी वाली। तभी से इकन्नी तो कभी दुकन्नी मिलने लगी, लेकिन जेब खर्च के लिए नाम पर नहीं, बल्कि इसलिए कि रास्ते में कहीं साइकिल पंचर न हो जाए। अब क्या क्या बताऊं। कपड़ों का ये हाल था कि हाई स्कूल तक घर के धुले बिना इस्त्री किए हुए कपड़े पहन कर जाता था। ऊनी पैंट पहली बार बीए में पहुंचने पर पहनी, कोट तब भी नहीं। कोट पहली बार तब बना जब एमए में था और कॉन्वेकेशन में बीए की डिग्री लेने गया था। तभी 1.5 रुपये की 20 आने की एक सड़ियल टाई खरीदी। पहली बार एक बांधना फिर भी नहीं आता था। एक लड़के ने बांध कर गले में अटका ली थी। सो इस तरह जवानी कटी, लेकिन बच्चों का शुरू से ख्याल रखा कि किसी तरह का कष्ट न होने पाए उन्हें। साहबजादे की तो हर जिद पूरी की। 2-2.5 साल के रहे होंगे तब से सूट पहन रहे हैं, बाटा के जूते, टाई के और हैट। एक बार मुश्किल से 4-5 साल के रहे होंगे, एक दुकान पर जिद पकड़ ली कि फौजी सूट पहनेंगे, जिसमें सीटी और कंधे पर सितारे लगे होते हैं, बेल्ट और नकली पिस्तौल होती है। 100 की 150 का था, दिया खरीद कर। तीसरे दिन ही क्रोंच लगा लाए। पत्नी डांटते डपटने लगी। मैंने कहा जाने दो, बच्चा ही तो है, क्या समझेगा अभी। शुरू से अंग्रेजी स्कूल में भर्ती कराया, घर पर मास्टर लगाया, सो अलग। क्या मजाल खाने पीने में कोई कोताही रही हो। घी, दूध, मक्खन, अंडा, जैम, जेली सब कि भैया इससे ब्रेड से खा लो, बेटे उससे खा लो। बेटे ने कहा गाना गा कर खिलाओ, तो गाना गा के खिलाया। बेटे ने कहा मुर्गा बनकर खिलाओ, तो मुर्गा बन के खिलाया। जैसे बेटा खाए, जैसे खुश रहे। केजी में भर्ती कराया, तभी से सवारी। पहले रिक्शा, फिर स्कूल की बस, उसके बाद साइकिल। मुश्किल से 2-4 साल चली होगी कि स्कूटर की डिमांड आ गई। 9वीं या 10वीं में पढ़ रहे थे उस वक्त। बहुत समझाया कि 1-2 साल साइकिल और चला लो, तब से लेंगे, मगर नहीं, साइकिल नहीं चलाएंगे, स्कूटर चलाएंगे, वह भी बजाज। चलाओ भाई, काहे को कोई साध रह जाए। दी लाकर 3,000 की कितना ब्लैक भरा। मुश्किल से 2 साल चलाया होगा कि बोले मोटरसाइकिल लेंगे। क्यों भाई, स्कूटर में क्या हो गया? कुछ नहीं, मुझे नहीं पसंद। तबीयत तो आई कि एक कंपार्ट में दे खींच कर, लेकिन चुप रह गए। जवान लड़के पर हाथ भी तो नहीं चला सकते। ठीक है, लो मोटरसाइकिल ले लो। जेब खर्चा तो जब से रुपया पहचानना शुरू किया तभी से ले जाने लगे। शुरू में
तीसरे चौथे दर्जे तक 54 58 तक रुपया था और 8वीं की 9वीं में तो चाहा माँ से झटक लिया, कभी 5 तो कभी 10। बीए में तो बाकायदा बैंक अकाउंट खुलवा दिया। साहबजादे बड़े हो गए हैं, हिसाब किताब रखना, रुपया निकालना जमा करना सब सीख ले। कपड़ों का ये हाल है कि 8वीं दर्जे तक तो स्कूल की ड्रेस चली, 2 जोड़ी जूते, एक रेगुलर काले रोज के लिए, सफ़ेद जूते, पीटी शू। उसके बाद तो फिर 9वीं में पढ़ते हैं कि आज जीन्स चाहिए, कल जैकेट चाहिए, परसों जूते खरीदने हैं, वह भी मामूली नहीं, बाटा की या लिबर्टी के। ये भी नहीं कि एक जोड़ी, 2 3 गरज ये कि हर तरह के नखरे उठाए कि साहबजादे को किसी तरह की कमी का एहसास ना हो। अब तो खैर अपनी मर्जी के मालिक हैं, नौकरी करते हैं। शादी होनी थी सो मैंने कर दी। भगवान की दया से एक बच्चा भी है, लेकिन चाल ढाल अभी भी वही है। कभी मर्जी आई तो 1000-1200 रुपये घर में दे दिए, नहीं तो उनकी बला से। उनको तो 2 वक्त का खाना चाहिए बस। घर क्या हुआ होटल ठहरा। 9 बजे से पहले कभी सोकर नहीं उठे। उठते ब्रेड, टी और अखबार। उसके बाद साहब बाथरूम में कंघा, शीशा, क्रीम, पाउडर सब अंदर निपटा कर निकलेंगे। निकलते ही कपड़े कहाँ हैं, जूते किधर हैं, और साहब तैयार। लाइए खाना दीजिए। घोड़ा तक रातिब खाता है तो आराम से जुगाली करके खाता है, लेकिन यहाँ एक निगाह थाली पर, दूसरी घड़ी पर, जो ठूंसते बना पेट में ठूंसा और जूता चरमराते बाहर गैलरी में। मोटरसाइकिल की गद्दी के नीचे से कपड़ा निकालकर एक हाथ इधर मारा, एक हाथ उधर, और उसके बाद साहब घोड़े पर सवार और भट भट भट, और साहब 1 2 3। अब रात में लौटेंगे 10 की 11 बजे। कितनी बार कहा कि भाई दफ्तर से एक बार घर आ जाया करो, फिर भले चले जाओ। आजकल का जमाना देखो, खुलेआम दिन दहाड़े लूट मार के केस होते रहते हैं। एक्सीडेंट का ये हाल है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता कि 2-4 मौतें न होती हो। दिमाग में तरह तरह के डर बने रहते हैं। और फिर मेरी बात एक बार छोड़ भी दो, कम से कम अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल तो करो। 2.5 साल का है और बाप की शक्ल देखने को तरसता रहता है। जब पूछो पापा कहाँ, कहेंगे ऑफिस गए हैं। ऑफिस न हुआ साला जेल हो गया कि बिना जमानत पर छूटे बेचारे कहाँ कैसे आए। मेरी तो सारी उम्र किराए के मकान में ही कट गई। बीवी बच्चों को मेरे बाद परेशानी न उठानी पड़े, इसलिए रिटायर होने से पहले जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर मकान बनाया। दिन भर ऊंट की तरह गर्दन उठाए धूप में खड़े हैं। चेहरा काला पड़ गया था। बालू, मोरंग, गिट्टी, ईंटा, चूना, लोहा, लकड़ी, कभी कुछ तो कभी कुछ। चले जा रहे थे भागे। क्या भूख और क्या प्यास। शरीर आधा रह गया था। क्या मजाल कि साहब कहीं चले जाएं, क्रीज न बिगड़ जाएगी पतलून की। कभी मैंने कहा भी तो पढ़ाई का बहाना कर लिया। ठीक है भाई, मैं हूं ना भाग दौड़ करने के लिए, तुमको क्या जरूरत। तुमको अलग कमरा चाहिए रहने के लिए, लो अलग कमरा। मकान बना ही इसलिए तुम ही लोगों का है, लेकिन भाई मकान भी देख रेख मांगता है। 10 साल बने हो गए और फिर आजकल सब सामान तो साला 2 नंबर का मिलता है। सीमेंट तक 2 नंबर की, मोरंग में मिट्टी, बालू में कचरा। सो भाई टूट फूट तो लगेगी ही। अब वह जीने के नीचे को जो प्लास्टर निकल रहा है, अभी 1 महीने तक बीता भर उखड़ा था, अब 1 हाथ हो गया। अब मुझसे तो बुढ़ापे में नहीं होता। कितनी बार कहा कि किसी दिन चले जाओ बाजार से, एक रोज मजदूर पकड़ के लाओ, बोरी 2 बोरी सीमेंट और बालू जो लगे वह ले आओ, जहाँ जहाँ टूट फूट है ठीक करा लो। लेकिन नहीं, साहब बहादुर ने इस कान से सुना और उस कान से बाहर। चलो भाई, माना इसमें कुछ मेहनत पड़ेगी कि 1 आध दिन का वक्त लगेगा। फाटक में ताला मारने में कौन मेहनत लगती है, लेकिन नहीं, ये भी साहब बहादुर की शान के खिलाफ है। आएंगे तो बाहर से ही पी पी करेंगे। कोई जाकर फाटक खोले तो साहब बहादुर फटफट करते अंदर मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे अंदर घुसे। गैलरी से सीधे पार्किंग में जाकर रुकेंगे। जिसकी गरज हो वह फाटक बंद करे। 1 बार तो रात भर खुला ही रह गया। गनीमत है कि कोई कुछ उठा के नहीं ले गया। और फाटक तो फाटक, 1 बार तो कमरे का दरवाजा तक रात भर खुला पड़ा रहा। मैं सुबह चिड़ियों को दाना देने उठा तो देखता क्या हूं कि कबूतर के डैनों की तरह दोनों पल्ले खुले पड़े हैं। मैं तो समझा आज लंबी चोरी होगी, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी
कि कुछ गया नहीं। पानी की मोटर तो कितनी बार रात रात भर चलती रही। पूरे आंगन में पानी है, जल रही है, बत्ती तो जल रही है, कोई यहाँ बैठा है या नहीं, इससे क्या मतलब। कूलर तो गर्मियों में 24 घंटे चलता है। एक बार तो यहाँ तक ये हुआ कि साहब बहादुर बीवी बच्चों समेत सिनेमा गए, कूलर चलता छोड़ गए, बाहर से कमरे में ताला। सो ये भी नहीं कि कोई अंदर से बंद कर दे। क्यों भाई, ये कूलर क्यों चलता छोड़ गए? मैंने पूछा तो बोले बंद कमरा गर्म हो जाता है, फिर कौन घंटा भर इंतजार करे कि ठंडा हो। ठीक है भाई, जो तुम कहो सो ठीक, कौन बहस करे तुमसे। मैं तो ये जानता हूँ कि आधी जिंदगी बिना कूलर के काटी है। बिजली ही नहीं थी घर में तो कूलर कहाँ से होता। और अब भी इस कूलर से मुझे तो कुछ लेना देना है नहीं। मजे से खरहरी चारपाई पर पानी छिड़क कर सोता हूँ बस। कलक ये होती है कि बिना वजह बिजली का तिगुना चौगुना बिल भरा जाता है, वह भी टाइम से आता है कहाँ। अब पिछली बार क्या हुआ, पूरे साल का बिल 12,000 का बनाकर भेजा। मैंने कहा कि ठीक करा लो नहीं तो बत्ती कट जाएगी। बोले इसमें एनआर लिखा है, यानी रीडिंग के बिना ही बिल आ गया है, इसलिए बिजली नहीं कटेगी। एक आदमी से कह दिया अगली बार ठीक होकर आ जाएगा, लेकिन अगली बार आया 17,000 का। मैंने सोचा इस तरह तो घर की कुड़की हो जाएगी। गया इस बुढ़ापे में बिजली कंपनी, घंटों लाइन में खड़ा रहा, धक्के खाए। इस बाबू के पास नहीं उस बाबू के पास जाइए, जेई साहब से मिलिए, जेई साहब हैं कि गुल्लर का फूल हो गए। सुबह गए तो शाम तक को आइए, शाम को गए तो कल आइए। किस्सा होता है 10-15 दिन की भाग दौड़ के बाद 9,500 का बिल बनाया। वह तो 10,000 का एक फिक्स डिपॉजिट पड़ा था, उसे तुड़वा कर भरा, नहीं तो बिजली कट ही जाती। बिजली तो बिजली, नल तक खुला पड़ा रहता है। बेसिन में हाथ धोया और नल खुला छोड़ दिया, बह रहा है साहब, जब तक टंकी खाली न हो जाती बहेगा। किचन का नल तो 1 महीने से बह रहा है। टोंटी की चूड़ियाँ मर गई है, सो इस्तेमाल के बाद उसमें कपड़ा बांध दिया जाता है। अब लाख कपड़ा बांधो, पानी की धारा तो भला रुकेगी उससे क्या। ये नहीं होता कि एक नई टूंटी खरीद लाएं और रिंच के लेकर के उससे बदल लें। बेंत की कुर्सियों में कीले निकल आई है, जो बैठता है उसी के कपड़े फट जाते हैं। सो कपड़े फटना मंजूर, ये नहीं होगा कि प्लास लेकर सारी कीले निकाल कर फेंक दे, उसकी जगह तार से कसकर बांध दे। छेनी हथौड़ी रिंच प्लास पेचकस सब लाकर मैंने रखे थे, लेकिन सब पता नहीं कहाँ चले गए। वक्त पर कोई चीज मांगो तो मिलती कहाँ है। आखिर ढूंढ ढांड कर सब औजार बक्से में बंद करके रखे, तब बचे कम से कम 1.5 दर्जन ताले रहे होंगे घर में। लेकिन एक फाटक का ताला छोड़कर, वह भी इसलिए कि रोज बंद होता है, और ताले पता नहीं कहाँ गुम हो गए। 2-4 तो मुझे कबाड़ में पड़े मिले। मैंने पूछा कुंजी कहाँ है इनकी, तो जवाब मिला ये तो पहले ऐसे ही कितने ही दिनों से बिना कुंजी के पड़े हैं। बहुत हल्ला किया मैंने, लेकिन कुंजी ढूंढे नहीं मिली। आखिर ताले वाले के पास जाकर नई कुंजियां बनवाई मैंने। मुश्किल से 5 रुपए में सब ताले ठीक हो गए। नया ताला लेने जाओ तो 30 रुपए से कम का न आएगा। मगर यहाँ एक बार कह दिया गया ताले खराब हो गए तो हो गए। ताले तो ताले, सिलाई मशीन बड़ी जंग खा रही है। 10-15 साल से ज्यादा नहीं हुए होंगे खरीदे, किस्तों पर ली थी मैंने गुड़िया के सीखने के लिए। उसकी शादी हुई तो मैंने कहा दे दो उसको, ले जाए अपने साथ, लेकिन सब ने मना कर दिया। काहे को दे दो, इतना दहेज तो दिया है। मशीन की बात तय थी क्या पहले से, जो दे दे, घर में रहेगी तो काम आएगी। सो ये काम आ रही है। 25 बार मैंने कहा ले जाकर दुकान पर दे दो, ठीक हो जाएगी, लेकिन किससे फुर्सत है। जरा सा लिहाफ का खोल सिलवाना है, खिड़की दरवाजे के पर्दे बनने हैं, सोफे के लिए तकिए और खोल सिले जाने हैं। चला जा रहा है सब दर्जी के यहाँ, दुगने तिगने दाम वसूल रहा है वह, लेकिन यहाँ किसको कलक है। ये तो बर्तने ब्योपरने वाली चीज़ों का हाल है। अब सुनिए खाने पीने की चीज़ों के बारे में। महीने भर के राशन के लिए लिस्ट बनिए कि यहाँ चली जाती है, वह जैसा उसकी समझ में आता है घर पर दे जाता है। तोल में तो पूरा होता ही नहीं होगा, क्वालिटी भी जो उसके पास है वही मिलेगी। चावल पुराने की जगह नया दे जाएगा। 10 मरतबा टोको कि भाई
इसे वापस भिजवा कर बदलवा लो, तब कहीं बदलेगा। लेकिन इस बीच आधे से ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका होगा। मंजन मंगा लो, कोलगेट दे जाएगा कोई लोकल मेड, साथ में प्लास्टिक का एक सड़ियल मग पकड़ा जाएगा कि इसके साथ ये फ्री गिफ्ट भी है। अब एक तो गिफ्ट किसी मशरफ का नहीं, और फिर मशरफ का हो भी तो क्या गिफ्ट के लिए सामान घटिया ले लिया जाएगा। मेरे हाथों जब तक राशन आया, बाजार की मिल का आटा कभी नहीं खाया। देख पसंद करके बढ़िया गेहूं के 68 कि किसी और अच्छी क्वालिटी का लाता था मैं। माँ के ज़माने में तो खैर गेहूं बाकायदा धोया जाता था, लेकिन बीनते पहुँचते का काम उसके बाद तक चला। इंटर में पढ़ता था तब तक कंधे पर बोरी रखकर पिसाने के लिए जाता था। उसके बाद साइकिल पर पिता की सख्त ताकीद रहती थी कि गेहूं आँख के सामने पिसे। सो खड़ा रहता था मैं चक्की के पास। लेकिन जब से साहबजादे राशन लाने लगे हैं, तब से गेहूं देखने को आंखें तरस गई। पिसा आटा आता है बोरी में बंद, पता नहीं साला कितने दिनों पुराना हो। पीसने से पहले मशीनों से सब सत खींच लिया जाता है गेहूं का, तभी तो चमड़े जैसी रोटी बनती है। लेकिन भाई कौन कहे, एक बार कहा तो बोले आप खाली ही तो बैठे रहते हैं, रिक्शे पर लदवा कर ले आया कीजिए गेहूं, माँ साफ कर दिया करेंगी, पिसा लाया कीजिएगा। मैं चुप रह गया। सब्जी का यह हाल है कि जो दरवाजे पर बिकने आई ले ली गई, सड़ी हो या गली, दाम ज़्यादा सो अलग। लेकिन साहब बहादुर इतनी तकलीफ गवारा नहीं कर सकते कि बाजार से जाकर ले आए। अरे भाई कौन रोज रोज जाना है, घर में फ्रीज है ही, चलता भी 12 महीने है, सो एक बार जाकर 3-4 दिनों के लिए लाकर रख दो। ताज़ा सब्जी दाल और गरम गरम फुलके घर के पिसे आटे के, उनकी बात ही तो कुछ और होती है। लेकिन नहीं साहब, किसी को फुर्सत हो तब तो, भला से किसी के पेट में दर्द हो, अपच हो कि अफरन हो, पेचिस हो कि डायरिया हो, खाने पीने का जो ढंग है वही रहेगा। बीमार जिसको पड़ना हो पड़े, इलाज कराए भुगते। ये मरा टीवी क्या आ गया है, जिसको देखो वही उससे चिपका रहता है। दाल चूल्हे पर चढ़ी है, कुकर की सीटी की आवाज़ कान में पड़ गई हो तो उठकर गैस धीमी कर दी, नहीं तो दाल जल रही है तो जले, दूध उबल रहा है तो उबले। घर की सफाई का आलम यह है कि पूरे घर में मकड़ी के जाले लगे हैं, छिपकलियां अंडे बच्चे दे रही हैं, जहां देखो कॉकरोच टहल रहे हैं, झिंगुर फुदक रहे हैं, मक्खी मच्छर तो खैर घर का हिस्सा बन ही गए हैं। महरी आती है, फर्श पर झाड़ू लगाकर चली जाती है, गंदे गंदे पानी से पोंछा मार देती है। लेकिन भाई फर्श ही तो घर का घर नहीं है, दीवारें और छतें भी तो हैं, ये भी सफाई मांगती है कि नहीं। सही रोज हफ्ते में एक दिन सही बांस में ब्रश बांधकर सारे घर के जाले साफ कर डालो, फिनाइल डालकर सारा घर धो पोंछ डालो। वह क्या होता है, डीडीटी की फिनिट छिड़क दो, घर घर की तरह लगने लगे। अभी उस दिन टीवी पर दिखा रहा था कि धूल में बड़े बड़े कीड़े होते हैं, डस्ट माइट की क्या नाम बता रहा था, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, दूरबीन से देखो तो दिखेंगे। मजे से सोफे की गद्दी पर कवर को कुतर कुतर कर खा रहा है। मुझे तो बड़ा ताजुब हुआ देख के। लेकिन पहले तीज त्योहार होली दीपावली पर पूरे घर की लिपाई पुताई होती थी, लेकिन अब तो त्योहार के माने और गंदगी जमा होगी घर में। होली हुई तो फर्श और दीवारें सब रंग से पुती पड़ी हैं। दिवाली पर तो जगह जगह दीवारों पर मोम चिपका है, 2-4 किलो पटाखों का कचरा फैला पड़ा है, महीनों गंदगी जमा है। अब देखो बाथरूम के फ्लश की टंटी 3 महीने से चू रही है, जितनी देर सीट पर बैठो बगल में पानी टपका रहता है। 10 मरतबा टोक चुका हूँ कि किसी प्लम्बर को बुलाकर दिखा लो, न हो तो नई टंकी लगवा लो। सिर पर तो पानी टपकता ही है, दीवार में पानी भरता है सो अलग। लेकिन किसे फुर्सत है। ठीक है भाई, जो हो रहा है होने दो, कौन मुझे अपने साथ ले जाना है। बरस 2 बरस की जिंदगी और रह गई है, किसी न किसी तरह कट ही जाएगी। दूसरा बयान पुत्र का। पापा शर्तिया सठिया गए हैं। रिटायर होने के 6-8 महीने बाद एक तो ठीक रहे, उसके बाद
पता ही नहीं क्या हो गया है। दिन भर रात भर बड़बड़ाते रहते हैं, जरा जरा सी बात पर गुस्सा करने लगते हैं। कभी किसी पर बिगड़ रहे हैं तो कभी किसी पर। सबसे ज़्यादा नाराज़ तो मुझसे रहते हैं। शायद ही मेरी कोई बात उन्हें पसंद हो, जबकि आज तक मैंने कभी उनकी किसी बात पर, चाहे कितनी ही बुरी लगे मुझे, पलट कर जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ी नाराज़गी तो उनकी इस बात से है कि मैं दफ्तर से सीधे घर क्यों नहीं आता। कहते हैं चिंता होने लगती है, सड़कों पर लूटमार और कत्ल होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि जल्दी आने से क्या बच जाएगा। मैं एक्सीडेंट होना है तो होके रहेगा, बल्कि देर से आने में तो फिर भी एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाती है। उस समय सड़कों पर ट्रैफिक इतना रश नहीं रहता जितना ऑफिस छूटने के समय होता है। रही लूटमार की बात तो 100 दिन दहाड़ी होती है। रात में तो फिर लूटने वाला सोचेगा कि इस वक्त सन्नाटे में कितनी बेफिक्री से चला जा रहा है, इसके पास क्या होगा, जाने दो। वैसे भी आप बताइए, दफ्तर से सीधे घर आकर क्या करूं? इनकी झाड़ सुनूं, आटा पिसाऊं, सब्जी लाऊं, इसी में सारी जिंदगी बिता दूं। दुनिया भर मिल का पिसा हुआ आटा खाती है, ISI ब्रांड बोरी में सीलबंद होकर आता है, लेकिन इनसे कौन झक लड़ाए। कहते हैं ये आटा नुकसान करता है। मिलों में पीसने से पहले गेहूं का सारा सत निकाल लिया जाता है। इसकी रोटी और चमड़े की रोटी में कोई फर्क नहीं होता है। आंतों में चिपक जाती है, कई कई दिन तक चिपकी रहती है। सारी दुनिया खा रही है, उसकी आंतों में नहीं चिपकती, इनकी आंतों में चिपक जाती है। सब्जी दरवाजे ली जाती है, उस पर भी नाराज हैं। कहते हैं ठेले पर बासी सब्जी मिलती है। अब बताइए भला, ऐसा होने लगे कि 4-4 दिन तक वही सब्जी बेची जाए तो बेचारे सब्जी वाले कर चुके धंधा। हाँ, ये मानता हूँ कि पिछली शाम की या सुबह की सब्जी हो सकती है, सो सारी दुनिया खाती है। मैंने तो नहीं देखा कि खेत पर खड़े होकर कोई अपने सामने सब्जी तुड़वा कर लाता हो। लेकिन नहीं, जिद है कि वक्त से घर लौटो। अब मैं कुछ कहूँ तो बुरा मान जाएंगे। खुद घंटों घंटों 12-12 बजे रात तक शर्मा अंकल के दरवाजे बैठे शतरंज खेला करते थे, सो भूल गए। 3-3, 4-4 बार बुलाने जाता था मैं, तब उठते थे। बिगड़ने लगते थे सो अलग। यही नहीं, माँ बताती है कि एक जमाने में तो रात रात भर गायब रहते थे। कोई भाटिया साहब थे, उनके घर पर पपलू की फ्लैश खेला करते थे। 2-1 बार तो पूरी तनख्वाह हार गए। कितनी बार तो पी कर लौटते थे, बिस्तर पर उल्टी कर देते थे। लेकिन अपना वक्त किसको याद रहता है। अब क्या क्या बताऊं। माँ तो यहाँ तक बताती है कि बरेली ट्रांसफर पर गए थे तो वहाँ बगल में कोई कपूर रहते थे, LIC में एजेंट थे, उनकी पत्नी पर फिदा थे। जब देखो तब उनके यहाँ बैठे रहते थे। भाभी जी ये, भाभी जी वह, भाभी जी आपके हाथ की बनी चाय के क्या कहने, आपके हाथ की तली पकौड़ियाँ, वाह। 100 बार अपना हवाला दे चुके हैं कि बचपन में या लड़कपन में मैं पैदल पढ़ने जाया करता था। कभी कोई जेब खर्च नहीं मिला। BA MA तक सूट टाई नहीं पहनी। जैम जेली का नाम तक नहीं सुना था। माँ यानी मेरी दादी बासी रोटी में नमक लगा कर देती थी, वही खाकर पढ़ने चला जाता था। तो भाई आप ये ताना किसे मार रहे हैं? इसमें कोई मेरा कसूर है? सही बात तो ये है कि वह जमाना ही और था। उस समय जैम जेली होती नहीं थी तो आप खाते क्या? जींस की जैकेट का चलन ही नहीं था, सो पहनते क्या? यही गनीमत थी कि घर में खा पी कर जाते थे। न सही ऊनी पतलून सूती तो पहनते ही थे। और पहले पैदा हुए होते तो गुरुकुल में पढ़े होते, लंबी सी चूटियां रखे, लंगोटी लगाए, हाथ में डंडा कमंडल लिए घर घर भीख मांग कर आटा लाते, तब तो रोटी मिलती। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मकान बनवा दिया। 100 बार ये बात कह चुके हैं। मेरा ख्याल है शहंशाह ने भी ताजमहल बनवाने के बाद इतनी बार ये बात न दोहराई होगी। लेकिन भाई ठीक है, अगर आपको इससे संतोष मिलता है तो आप कीजिए दिन भर इस बात का। लेकिन उनका महज ये मतलब नहीं है कि मकान बनवा दिया। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि मकान बनवाकर मेरे ऊपर एहसान किया है। अगर मैं पलट कर कह दूं कि मैंने कहा था मकान बनवाने के लिए, तो बिगड़ जाएंगे। बाबा तो किराए के मकान में रहते थे, वह तो नहीं बनवा गए आपके लिए। आपने बनवाया, ठीक किया। आप भी न बनवाते तो मुझे जरूरत पड़ती तो मैं बनवाता, और अगर न बनवाता तो मकान
अपने आप को क्या सड़क पर ही रहे होते हम लोग। सारी दुनिया का क्या अपने बनवाए मकान में ही रहती है। खैर, अब मकान बन गया तो बन गया, गिर तो जाएगा नहीं। हाँ, 10 एक साल हो गए हैं बने, तो थोड़ी बहुत टूट फूट जरूर लगी रहेगी। सो हर मकान में होता है। लेकिन नहीं, जरा सा प्लास्टर कहीं उखड़ा देख लेंगे तो 100 बार टोकेंगे। बिजली की रोशनी से लेकर सूरज की रोशनी तक मैं 25 बार उसका मुआयना करेंगे। ये नहीं, सारे घर का प्लास्टर ठोक बजा कर देखेंगे कि कहीं पोला तो नहीं पड़ गया है। जिद पकड़ लेंगे कि मिस्त्री पकड़ कर लाओ, मजदूर पकड़ कर लाओ, फौरन ठीक करो। गोया कि दुनिया का सबसे जरूरी काम बालिश्त भर का ये प्लास्टर ही ठीक करना है। इतनी फुर्ती तो मैं समझता हूँ पुरातत्व विभाग वाले भी बड़ी से बड़ी ऐतिहासिक इमारतों को ठीक कराने में भी नहीं दिखाते होंगे। चलिए साहब, ये तो प्लास्टर है, जल्दी ठीक न हुआ तो और गिर जाएगा। और उनके तर्क के अनुसार आज प्लास्टर गिरा है, कल ईंटें गिरेगी, परसों पूरी दीवार गिर पड़ेगी। लेकिन मकड़ी का जाला लगने से तो मकान नहीं गिर पड़ेगा। मगर नहीं साहब, किसी भी कोने अंतरे में जाला दिख गया तो पूरा मकान सिर पर उठा लेंगे। अब पत्नी भी क्या करे। सुबह उठते ही खटने लगती है। सबके लिए चाय बनाएं, बच्चों की देखभाल करें, खाना पकाएं, टिफिन तैयार करें, कपड़े धोएं कि बांस लिए जाला साफ करती फिरे। माँ से तो हो नहीं सकता, वह वैसे ही गठिया से मजबूर है। एक बार घर में एक चूहिया दिख गई, फिर क्या था, जिद पकड़ के बैठ गए कि चूहेदानी खरीद कर लाओ। लाया भाई मैं, लेकिन 15 दिन तक चूहिया पकड़ में नहीं आई। 16वें दिन एक चूहिया फंसी। अब समझ चाहिए कि इसे छोड़ा कहाँ जाए। नई कॉलोनी है, किसी के दरवाजे छोड़ो तो झगड़ा करने लगेंगे। आखिर मोटरसाइकिल पर चूहेदानी रखकर 4 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे लेकर जाकर छोड़ा। दूसरे दिन फिर एक चूहिया दिख गई, पता नहीं वही थी या दूसरी थी। मुझसे बोले कहाँ छोड़ा था। मैंने खींच कर कहा जहाँ छोड़ा था वहां छोड़ा था। अब की पकड़ में आए तो आप खुद छोड़ के आइएगा। छिपकलियों के पीछे पड़े रहते हैं। शुरू में तो डंडा मारते फिरते थे, उस चक्कर में दीवार पर लगी तस्वीर गिरा दी। हुसैन की पेंटिंग थी रेयर, पूरे 8 रुपये 12 आने की लाया था। 25 रुपये मंडाई के दिए थे। छिपकली तो पता नहीं कहाँ चली गई थी, पर पूरा शीशा चकनाचूर हो गया। अब कौन इनको समझाए कि छिपकलियां इस देश में हैं तो हैं, ये जाने वाली नहीं है। खैर चलिए, मान लिया कि बहुत मेहनत करके छिपकली को एक बार आप भगा भी देंगे, लेकिन झिंगुर का क्या करेंगे। वह तो कमबख्त दिखाई भी नहीं देता, किसी दराज की सुराख में बैठा बोल रहा है, लेकिन उससे भी इनको शिकायत है। अब कौन बताए इनको कि अमेरिका के व्हाइट हाउस तक में झिंगुर घुस चुका है। वह कौन थी फर्स्ट लेडी उस वक्त, मैडम बुश की रिगन। रात भर नींद नहीं आई उनको। दूसरे दिन प्रेसिडेंट हाउस का सारा अमला झिंगुर ढूंढने में जुटा। तब कहीं 3-4 घंटे की मुतवातिर मेहनत के बाद पकड़ में आया। सो इतना प्रबंध तो मैं कर नहीं सकता कि 150 आदमी झिंगुर पकड़ने में लगा दूं। इधर कुछ दिनों से एक नया फिब्रा इजाद किया कि यह घर नहीं है, कबाड़ खाना है। अरे भाई, कौन सा ऐसा घर है कि वह भी हिंदुस्तान में जहाँ 2-4 इधर उधर की फालतू चीजें ना हो। और सबसे बड़ा कबाड़ खाना तो खुद खोले हैं। टीन के एक बड़े से बक्से में पता नहीं क्या क्या भरे रखे हैं। नट बोल्ट, कील, पेच, तार, जाली, पुराने कब्जे, बिना ताले की चाबियां, न जाने क्या क्या। सड़क पर चलते कहीं कोई लोहे का टुकड़ा, छर्रा, गोली, कुछ भी पड़ा दिख जाए उठा कर ले आएंगे और अपने बक्स में बंद कर लेंगे, कभी काम आएगा। एक और बक्से में हर तरह के औजार रखें, स्क्रू ड्राइवर से लेकर रिंच, प्लास, छेनी, हथौड़ी तक। एक छोटी आरी भी ले आए हैं कहीं से, उसे भी उसी में बंद कर दिए हैं। एक बार सनकिया गए तो घर भर में खोजबीन कर 4-5 पुराने ताले निकाल लाए कहीं से और कहने लगे कि इन तालों की चाबियां कहाँ हैं। अब चाबियां कहाँ से आए? बाबा आदम के जमाने के ताले पता नहीं कब से खराब पड़े होंगे, लेकिन नहीं, जिद पर अड़ गए। जब ताले घर में आए हैं तो इनकी चाबियां भी आई होंगी। बैठे बैठे बेमतलब की चीजों से उलझते रहते हैं। उस दिन खाम खां का बखेड़ा खड़ा कर दिया। बाथरूम के फ्लश की टंकी कुछ दिनों से लीक कर रही थी। कास्ट आयरन की पुराने जमाने की टंकी कहीं हो गई होगी क्रैक। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, आखिर मैं भी इसी घर में रहता हूँ।
लेकिन अलादीन का चिराग तो किसी के पास है नहीं कि घिसा, नहीं कि जिन हाजिर। बोलिए मेरे आका, क्या हुक्म है? टंकी ठीक होनी है भाई। लीजिए, हो गई। प्लम्बर को पकड़ कर लाना पड़ेगा, वह देखेगा तब बताएगा कि क्या गड़बड़ी है। इसी में मरम्मत हो जाएगी कि बदलनी पड़ेगी। सो 2 बार मैं जा चुका था, लेकिन ये प्लम्बर, आप जानते हैं, छोटे मोटे कामों के लिए तो आसानी से राजी होते नहीं। सो 2 बार दाढ़ी में हाथ लगाओ तब कहीं 70 नखरे करके आएंगे। वैसे ऐसी कोई आफत भी नहीं थी। टॉयलेट इस्तेमाल करने से पहले फ्लश कर दो या फिर टंकी का नल नीचे से बंद कर दो, और इस सब की क्या जरूरत है? दूसरा टॉयलेट भी तो है घर में, इसको इस्तेमाल करो तब तक। मगर नहीं, हो गई खपत सवार इनको कि टंकी ठीक करनी ही है। सो इस बीच किसी दिन टीवी पर एम सील का कोई विज्ञापन देख लिया। बस फिर क्या था, बांधी तहमत और बाजार जाकर खरीद लाए एक पैकेट। घुस गए बाथरूम में स्टूल लेकर। तभी जाने क्या हुआ, स्टूल पर से पैर फिसला कि भगवान जाने क्या हुआ, नीचे आ रहे। 3 दिन से अस्पताल में पड़े रहे। एक्सरे हुआ तो पता चला कुल्ले की हड्डी टूट गई है। ऑपरेशन करना पड़ेगा, लोहे की राड डाली जाएगी, तब चलने फिरने लायक होंगे। कम से कम 15,000 का लटका है। ऑफिस की क्रेडिट सोसाइटी और पीएफ दोनों से लोन अप्लाई कर दिया है, मिल जाएगा तो ठीक, नहीं तो बीवी के जेवर बेचने पड़ेंगे। बेचूंगा, और रास्ता भी क्या है। तीसरा बयान माँ का। आज इनको मरे पूरे 6 महीने हो गए। आज ही के दिन लगभग इसी समय इन्होंने प्राण तजे होंगे। अच्छे भले स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाए गए और लाश बाहर निकाली। डॉक्टरों का कहना था कि हार्ट फेल हो गया, पहले से खराबी थी इसलिए ऐसा हुआ। अब भगवान जाने हार्ट फेल हुआ कि कोई कह रहा था कि बेहोशी की दवा ज्यादा दे दी थी जिससे होश ही नहीं आया। पिंटू तो डॉक्टरों को मारने पर उतारू था, किसी तरह मान ही नहीं रहा था। उसका कहना भी ठीक ही था कि हार्ट पहले से चेक क्यों नहीं कर लिया। हार्ट कमजोर था तो ऑपरेशन के लिए थिएटर में क्यों ले गए? पहले हार्ट का इलाज हो जाता, नहीं तो न होता ऑपरेशन। उठ बैठ न पाते, यही तो होता, जिंदा तो रहते। सब ने उसको पकड़ लिया, नहीं तो मारे बिना न छोड़ता वह डॉक्टर को। फंड से कि कहाँ से पैसा निकाल कर फीस भरी बेचारे ने। पूरे 10,000 गिना कर रखा लिए, तब ऑपरेशन थिएटर में ले गए उन्होंने। डॉक्टर क्या जल्लाद है सब? मुझे तो लाश देखते ही बेहोशी का दौरा पड़ गया था। पता नहीं कितने छींटे पानी के मारे होंगे लोगों ने। कोई इंजेक्शन भी दिया गया शायद, तब कहीं जाकर होश आया। देखा सब लोग पिंटू को पकड़े खड़े समझा रहे थे कि जिसको जाना था वह तो चला गया, अब फौजदारी से क्या फायदा। मौत पर किसी का बस आज तक चला है कि आज चलेगा। जिसकी मिट्टी जहाँ लिखी होती है, मौत उसको वहीं घसीट ले जाती है। इनकी मिट्टी ऑपरेशन थिएटर में ही लिखी थी। कहावत कही गई है, हिले रोजी बहाने मौत। नहीं तो न मरा विज्ञापन देखते और टीवी पर, और न स्टूल पर बाथरूम में टंकी पर ठीक करने जाते, जहाँ जितने दिनों में से बह रही थी कुछ दिन और बहती रहती। लेकिन मेरे भाग्य में तो रंडापा भोगना लिखा था। जिंदा थे तो अक्सर कहते रहते थे कि तुमसे पहले ही मर जाऊंगा। मैं कहती, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम क्या मुझे रांड बनाना चाहते हो? ऐसे बुरे कर्म किए होंगे तभी तुम्हारी मिट्टी देखूंगी। नहीं तो औरत की मर्जात इसी में है कि सदवा मरे, मांग से सिंदूर और पांव से बिछुए पहनकर चिता पर चढ़े। नहीं तो औरत की जिंदगी एकारत है। वह कहते ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल औरतों के बढ़ने से आदमी को ज्यादा कष्ट होता है, आदमी के बढ़ने से औरत को उतना नहीं होता। और फिर तुमको क्या चिंता, तुम्हारा जवान कमाऊ बेटा है, बहू है, पोता है, तुमको हमारी कमी नहीं खलेगी। तुम मर जाओगी तो मुझे कौन पूछेगा? पिंटू को ही देख लो, एको बात मानता है मेरी। इतनी बार कहा वक्त से घर आया जाया करो, घर की जिम्मेदारी समझो। सुनता हो भला मेरी? मैं समझाती, तुमको क्या करना, तुम अपनी 2 जून की रोटी खाओ, चींटी चिड़िया चुगाओ, सुबह शाम बाहर टहलने निकल जाया करो। पोता बड़ा हो रहा है, उसे बिठाकर कह गए ABCD पढ़ाओ। बस एक ही चिंता उनको खाए रही जा रही थी, घर बर्बाद हो रहा है। पिंटू उनकी बात पर ध्यान नहीं देता, इस कान से सुनता है, उस कान से निकाल देता है। कितने साल से उन्होंने मकान बनवाया था,
जरा सा प्लास्टर उखड़ता था तो उनके कलेजे में हुक सी उठती थी। मैं समझाती रहती कि मकान में टूट फूट तो लगी रहती है। वह कहते टूट फूट लगी रहती है, ये तो सही है, लेकिन टूट फूट ठीक भी तो होनी चाहिए। पिंटू को नहीं चाहिए कि इस तरफ ध्यान दे, चलो खुद से न ध्यान दे, मेरे कहने से तो दे। मेरी उम्र हो गई, अब इतना काम होता नहीं मुझसे, जल्दी थक जाता हूँ मैं कहती नहीं होता तो चुप बैठे रहो, जैसा हो रहा है वैसा होने दो। पिंटू अभी जवान है, क्या समझे दुनियादारी। जवानी में कोई किसी चीज की परवाह करता है? तुम करते थे कि तुम्हारा बेटा ही करेगा। उसके खेलने खाने के दिन है, दोस्तों के बीच बैठकर गपशप लड़ाता होगा जैसे तुम लड़ाते थे। रात रात भर ताश पत्ता खेलते थे कि नहीं, लेकिन उनको यही चिंता खाई जा रही थी कि अभी से पिंटू का ये हाल है तो आगे तो भगवान ही मालिक है। पता नहीं क्यों जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे माया मोह भी बढ़ रहा था, स्वभाव भी चिड़चिड़ा होता जा रहा था। कोई कह रहा था कि शक्कर की बीमारी के मारे ऐसा होता था। उस बीमारी में आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है। जो भी हो, ऊपर से तो कभी कुछ पता नहीं चला कि शक्कर की बीमारी है, नहीं तो इलाज हो जाता। पिंटू को भी अफसोस है कि न शक्कर की बीमारी का पता चला पहले से, न दिल की कमजोरी के बारे में ही किसी डॉक्टर ने बताया। आखिर छोटी मोटी बीमारी में डॉक्टर को दिखाने जाते ही थे, उनको बताना चाहिए था कि नहीं। पहले से पता चलता तो जमकर इलाज हो जाता। मुझको तो लगता है कि महंगाई खा गई उनको। हड्डी टूटना तो बहाना था, नहीं तो 65-66 की कोई उम्र होती है आजकल। रिटायर हुए थे तो कितने खुश थे। दफ्तर की विदाई पार्टी में यारों दोस्तों ने ढेर सारे प्रेजेंट दिए थे। रिक्शे पर लदे फंदे घर लौटे थे, बोले चलो हो गई नौकरी, अब कुछ आराम करूंगा जिंदगी में। कितने लोग तो घर तक पहुंचाने आए थे, सभी कह रहे थे कि आज तक किसी को रिटायरमेंट पर इतने प्रेजेंट नहीं मिले जितने इनको मिले थे। दूसरे ही दिन बाजार जाकर 1 किलो बादाम लाए, गांधी आश्रम वाली शहद की शीशी। मुझसे बोले लो, रोज शाम को 4-6 बादाम भिगो दिया करना, सुबह घिसकर शहद के साथ खाऊंगा। मौसमी फल तो हर वक्त घर में बने रहते। बुढ़ापे में आराम करूंगा। अब भगवान की दुआ से इतनी पेंशन मिल जाती है कि किसी बात की कमी नहीं पड़ेगी। पिंटू एक बार न भी दे तो एको पैसा घर में तो भी राम जी की कृपा से कमी न होगी। लेकिन कमी होने लगी। धीरे धीरे चीज़ों के दाम डोडे दूने तिगुने हो गए। घर का खर्च जो 2,500-3 हजार में चल जाता था, 5,000 भी कम पड़ने लगे उसके लिए। सो एक एक कर खर्चे कम किए जाने लगे। पहले बादाम बंद हुए, फिर बाकी फल। सुबह जहाँ दही जलेबी ब्रेड मक्खन और अंडे का नाश्ता होता था, वहाँ नमकीन पूरी बनने लगी। बाद में तो नाश्ता करना ही छोड़ दिया उन्होंने। मैंने कहा कि पूरी पराठा अच्छा न लगता हो तो तुम्हारे लिए अलग से अंडा की मक्खन मंगा दिया जाए। बस बिगड़ उठे, बोले बच्चा हूँ क्या मैं, और तुम क्या समझती हो कि इस मारे नाश्ता नहीं करता मैं। इस बूढ़े शरीर को अब और चाहिए क्या, कुछ भी खा लूँ मैं, इस शरीर में अब कुछ लगने वाला नहीं बल्कि नुकसान ही करेगा। इसलिए कहते हैं कि बुढ़ापे में जितना कम खाएं उतना ही ठीक है। कपड़ों के बारे में भी मैंने कहा कि न हो तो खद्दर भंडार से ही 2-4 कुर्ते पजामे ले आओ अपने लिए। अच्छा लगता है कि तहमत पहने बाहर बैठे रहते हो। अब इतना टोटा भी नहीं है पैसों का कि नंगे उधारे फिरो। मेरी बात सुनकर एक क्षण चुप रहे, तब बोले अब इस तन को और क्या चाहिए, कफन चाहिए, सो कोई न कोई डाल ही देगा। क्यों ऐसी अशुभ बात मुंह से निकालते हो। मैंने कहा तो बोले मैं अब और ज़्यादा जीऊँगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 महीने या 1 साल। सो वह तो चले गए, मगर इधर पिंटू को पता नहीं क्या होता जा रहा है। उनके मरते ही जैसे उसके चेहरे की रौनक ही खत्म हो गई हो। जब देखो तब गुमसुम बना बैठा रहता है। दफ्तर से सीधे घर आ जाएगा, कमरे में कुर्सी पर बैठा अखबार की कोई किताब लिए पढ़ता रहेगा। कितनी बार मैंने कहा कि शाम को घूम फिर आया करो, कहीं दोस्तों के यहाँ चले जाया करो, लेकिन क्या मजाल कि दफ्तर के अलावा कहीं जाए। हाँ, दूसरे तीसरे थैला लटकाकर सब्जी लेने जरूर जाता है, या फिर सुबह सुबह दूध लेने चला जाता है। पहले घोसी घर पर दे जाता था, उसे मना कर दिया, कहने लगा इसमें पानी मिला देता है।
बात सही भी है थी। अब दूध दूध लगता है। 1 अंगुल मोटी मलाई पड़ती है। मैंने तो पहले मलाई के नाम पर झाग भले निकाल ले चम्मच से। 2 चम्मच मलाई आंख आंजने भर को भी नहीं निकलती थी। मिल का पिसा आटा भी बंद कर दिया है। महीने 2 महीने भर बाजार से गेहूं ले आता है। मैं बीन पछोर देती हूँ। पहली बार उसने देखा तो बहू पर बिगड़ने लगा कि चौधराइन बनी बैठी हो और मम्मी गेहूं बना रही है। बहू तुरंत भाग कर आई, लेकिन मैंने ही मना कर दिया कि इस बहाने थोड़ा हाथ पांव चला लिया करूंगी, नहीं तो गठिया ने तो पकड़ ही रखा है। पिछले कुछ दिनों से एक और बात देख रही हूँ। रात में सोने से पहले नलों की टोंटियां देखता है कि बंद है कि नहीं। बाथरूम की वह मरी टंकी तो बदल ही गई है। रसोई के नल में भी नई टूंटी लगा दी है। कहीं कोई फालतू बत्ती जल रही होगी कि पंखा चल रहा होगा तो बहू पर बिगड़ने लगेगा कि पैसा क्या पेड़ में लगता है, जो ये बेकार की बिजली फूंकी जा रही है। सब उन्हीं के लक्षण आते जा रहे हैं। अभी कल की परसों की बात है। रात में कुछ खटपट हुई तो मेरी आंख खुल गई। देखती क्या हूं कि दरवाजे के कुंडे सिटकनी टटोल रहा है कि ठीक से बंद है कि नहीं। मैंने देखा तो मेरा मन अंदर से कांप उठा। वह तो बुढ़ापे में ये सब करते थे, इसको क्या होता जा रहा है? हे भगवान, दया करना। ये थी कामतानाथ जी की कहानी संक्रमण। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं कल किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।